हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा एमपीपीएससी एई का। और एमपीपीएससी एई जो करंट में हमारा सितंबर 2021 में होने वाला है, और साथ ही साथ कैलेंडर में अपडेटेड है कि दिसंबर 2021 में भी एग्जाम में भी पॉसिबल है। और साथ ही साथ यही जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करने वाले हैं, ये आपकी अदर स्टेट्स में जो एई जेई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, अदर स्टेट्स एई एंड जेई लेवल एग्जाम्स, उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे। और साथ ही साथ जो एसएससी जेई का हमारा एवरी ईयर एग्जाम्स होता है, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाली है सीरीज। क्योंकि जो सब्जेक्ट हम सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, अगर किसी एग्जाम्स के सिलेबस में है तो क्वेश्चंस कोई से भी बनते हो, वो सब्जेक्ट तो आपके बेनिफिशियल ही से क्लियर है। तो साथ ही साथ हमारे इन दूसरे स्टेट और एई और जेई के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। और आज से हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका कौन सा है? बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक मीन्स सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं सिलेबस में रहता ही है, क्लियर है। और बेसिक मीन्स दैट सॉलिड मैकेनिक्स, और जिसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है आपका, तो ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 सब्जेक्ट कवर करता है, क्लियर है। 2 से 3 सब्जेक्ट मींस सोम का तो बेसिक सब्जेक्ट हुआ, ये मटेरियल प्रॉपर्टीज है। साथ ही साथ ये आपके कॉन्क्रीट में भी पूछा जाता है, आरसीसी में, और स्टील में भी थोड़ा सा कहीं से कहीं बेनिफिशियल है। तो क्या पूछा है उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के लिए कौन सा करते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास प्रूफ स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। तो जैसा कि आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के लिए क्या बनता है? एज अ लीनियर वेरिएशन, देन कर्व, देन अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, देन प्लास्टिक लिमिट्स एंड देन फाइनली फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर है। O to A पॉइंट तक मैं बोलता हूं प्रोपोर्शनल लिमिट चलती है, देन B पॉइंट इज योर इलास्टिक लिमिट, एंड अगर इसको C पॉइंट देते हैं तो अगर ये होता है आपका अपर यील्ड पॉइंट, एंड दैट्स योर लोअर यील्ड पॉइंट D, एंड D to E पोर्शन इज योर प्लास्टिक रीजन। मतलब D से प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हुआ है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एंड E तक वो चलता है, क्लियर है। एंड दैट पॉइंट अपर पॉइंट टू E से लेकर अगर इस पॉइंट को F पढ़ें आप और इसको आप G रिप्रेजेंट करें, तो E to F आप पढ़ते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन। क्या पढ़ते हैं गाइज? स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन, स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन। यह जो पोर्शन होता है इसको आप पढ़ते हैं नेकिंग रीजन। क्या पढ़ते हैं गाइस? नेकिंग रीजन। दैट्स क्लियर। और क्या बचा है इसमें? इस F पॉइंट को आप पढ़ते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। तो कुछ तो समझ में आ गया होगा आपको। और इसको पढ़ते हैं आप फ्रैक्चर पॉइंट या फेल्योर पॉइंट। इसको पढ़ते हैं आप लोअर यील्ड पॉइंट, और दैट्स योर अपर यील्ड पॉइंट। इट्स योर इलास्टिक लिमिट एंड इट्स योर प्लास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट, क्लियर है। और ये प्लास्टिक रीजन है बीच। तो उसने क्या बोला है कि मटेरियल की जो आपका स्टील है, माइल्ड स्टील, उसकी मैं यील्ड स्ट्रेस किसको कंसीडर करता हूं? अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस या प्रूफ स्ट्रेस। तो जब भी मैं मटेरियल या आरसीसी की डिजाइन करता हूं किसी स्ट्रक्चर में, तो मैं मटेरियल की स्ट्रेंथ यहां तक कभी नहीं लेता हूं, क्लियर है। आप यहीं पर रुक जाते हैं, इसी पॉइंट तक आप रुक जाते हैं और इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये आपका स्ट्रेस होगा, क्लियर है। तो इस पॉइंट को आप क्या पढ़ते हैं? लोअर यील्ड पॉइंट। तो लोअर यील्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपकी होती है यील्ड स्ट्रेस, जिसको मैं FY से रिप्रेजेंट करता हूं, क्लियर है। तो माइल्ड स्टील के लिए जैसे आप क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील को मैं दूसरे किस नाम से बोलता हूं? Fe250। दैट्स योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो किस पर है? लोअर यील्ड पॉइंट पर 250 न्यूटन पर mm²। यील्ड मतलब होता है इलास्टिक लिमिट के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है। इलास्टिक लिमिट के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है उसको आप यील्डिंग बोलते हैं, क्लियर है। और प्रूफ स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि परमानेंट सेट हो जाए। अगर किसी बॉडी पर मैं अनलोडिंग कर दूं फिर भी उसमें से कुछ स्ट्रेन रिमेन रह जाए, तो जिस स्ट्रेस पर ऐसा हुआ है उसको आप प्रूफ स्ट्रेस पढ़ते हैं। और अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस या मटेरियल का कि वो कितना बियर कर सकता है विदाउट फेल्योर। फेल्योर के पहले कितना वो क्या कर सकता है? स्ट्रेस को डिफॉर्म कर सकता है, बियर कर सकता है, उसको पढ़ते हैं आप अल्टीमेट स्ट्रेस। इस पॉइंट के बाद क्या हो जाता है? आपके
स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन मीन्स उसमें फेल्यूर के चांसेस होने लग जाते हैं, बॉडी का क्रॉस सेक्शन चेंज होने लग जाता है। देखिए आपने लिखा है नेकिंग रीजन, नेकिंग रीजन मतलब वो बॉडी फिर धीरे धीरे अगर आप उसको स्ट्रेस डेवलप करवा रहे हैं और इसके बाद तो वो क्या होती जाएगी, थीन होती जाएगी, मतलब नेकिंग रीजन डेवलप होते जाएगा और वो बॉडी जहां से ज्यादा वीक होगी वहां से वो ब्रेक हो जाएगा एंड दैट योर फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर है? तो यहां पर आपका आंसर होगा कि मैं इल्ड स्ट्रेस कंसिडर करता हूं इज रिगार्डिंग लोअर इल्ड पॉइंट। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा है आपसे कि द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस टू यंग्स मॉडुलस, रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस टू यंग्स मॉडुलस क्या होता है ये बताइए आप। किसके रिस्पेक्ट में दिया है उन्होंने कुछ टर्म्स के। ऑप्शन ए दिया है लेस देन हाफ, लेस देन 1/3, मोर देन 1/3 एंड नो रिलेशन एट ऑल। क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं यंग्स मॉडुलस। ओके, यंग्स मॉडुलस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ई से एंड फिर क्या दिया है बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशन। तो बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस के बीच में रिलेशन होता है E = 3 times of K into 1 - 2 times of म्यू। दैट्स क्लियर। तो आपसे पूछा है K और E का रेशियो, तो अगर आप K/E रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3 times of 1 - 2 times of म्यू। अब ध्यान दीजिए उसने क्या बोल दिया है, आपके ऑप्शन यहां पर दिख ही रहा है 1/3, तो यहां पर लिखा है लेस देन 1/3 या मोर देन 1/3। तो क्या होगा ऑप्शन सही, ये देखते हैं। तो यहां पर जो वैल्यू अगर मैं देखूं, यहां पर अगर आप वैल्यू देखें तो 1 - 2 म्यू। अब जैसे कोई सा भी मटेरियल है उसकी वैल्यू मान लीजिए 0.2 है। क्लियर है? किसी भी मटेरियल की मान लीजिए कि क्या है, उसका पॉइजन्स रेशियो 0.2 है। तो 0.2 मतलब कितना हुआ ये 0.4, 1 - 0.4 मतलब 0.6। अब 0.6 मतलब 3 किया आपने तो कितना बनेगा ये 1.8। मतलब क्या होगा 1/3 से कम ही आना है। तो क्या होगा आपका आंसर, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस टू यंग्स मॉडुलस इज अबाउट लेस देन 1/3, मतलब 1/3 से थोड़ा कम होगा। दैट्स क्लियर। तो नॉट मोर देन 1/3, लेस देन 1/3 रहेगा। अब इसी से दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कभी कभी आपका एग्जाम्स में ये पूछ सकते हैं कि रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस शियर मॉडुलस टू शियर मॉडुलस टू यंग्स मॉडुलस, मीन्स इनके बीच में रिलेशंस क्या होता है E = 2G 1 + म्यू। अगर E = 2G + 1 + म्यू, तो यहां पर इनका रिलेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा G/E 1/2 1 + म्यू। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर यहीं पर 0.2 यूज करें तो कितना हो जाएगा ये मोर देन 2, मतलब क्या होगा G/E का जो रेशियो होगा या शेयर मॉडुलस टू यंग्स मॉडुलस का जो रेशियो होगा ग्रेटर देन हाफ होगा। मतलब क्या होगा 1 सेकंड से या फिर हाफ से ज्यादा ही वैल्यू आएगी। 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आपकी वैल्यू जो आने वाली है वो 2 से ज्यादा ही आना है। मतलब क्या होगा ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन हाफ। क्लियर है? तो ये होता है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास बी ऑप्शन, लेस देन 1/3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया आपसे, A steel rod of circular section tapers from 2 cm to 1 cm diameter over a length of 50 cm if the modulus of elasticity of material is something and then increase in length under a pool of 3000 kg will be। एक tapered circular section है आपके पास जिसका डायामीटर 50 कितना है 30 to 20, yes, sorry 20 to 20 mm to या 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। लेंथ कितना गिवन है आपको 50 mm मीन्स 5 सेंटीमीटर या 50 mm। दैट्स क्लियर। और क्या गिवन है आपको, सॉरी 50 सेंटीमीटर। ये टेपर्ड सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है। तो इस पर अगर मैंने लोड पूल अप्लाई किया, जो पूल अप्लाई किया आपने वो कितने का अप्लाई किया है, P इज योर 3000 किलोग्राम। देन हाउ मच इलोंगेशन, तो कितना होगा इलोंगेशन, तो बेसिकली कॉमन पता है डेल्टा L इज इक्वल टू कितना होता है PL/ बेसिक फार्मूला। और टेपर्ड सेक्शंस के लिए हमने पढ़ा है 4 टाइम्स ऑफ PL/, अब एरिया कितना हो जाएगा π/4, तो π/4 d1
d2 इंटू ई। तो यहाँ पर अगर मैं 4 की टर्म्स में बात करूँ, 4 इज योर कॉन्स्टेंट एंड p इज योर 3000, l इज योर 50 सेंटीमीटर एंड पाई इज पाई, एंड देन d1 इज योर 1 सेंटीमीटर एंड d2 इज 2 सेंटीमीटर एंड e इज योर 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इज गिवन। ओके, क्वेश्चंस में आपको गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पर जो फाइनल आपका आंसर कैलकुलेट करने के बाद आएगा मैथमेटिकली, वो कितना आएगा 0.3 अपॉन पाई, 0.3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ पाई सेंटीमीटर। ओके, पाई के टर्म्स में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्लियर है। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये एग्जाम में आपके बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिक हैं, ओरली कर सकते हैं, विदाउट कैलसी भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अ स्टील रॉड ऑफ 2 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया एंड 1 मीटर इन हाइट इज सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ 40,000 न्यूटन। इफ यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द इलोंगेशन ऑफ रॉड इन mm विल बी। अगेन आपका क्वेश्चन जैसे रिपीट ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या बोला है कि स्टील रॉड है, इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और 1 मीटर वो लंबे हाइट है। तो मीन्स आपका किसी रिजिड मटेरियल से, रिजिड सपोर्ट से वो कनेक्टेड है, जिसकी हाइट आपको गिवन है 1 मीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर कितना एरिया है इसके पास, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूल अप्लाई किया आपने 40,000 न्यूटन। तो आपसे पूछा है कि इलोंगेशन कितना होगा, कितना होगा PL अपॉन ए, P इज योर 40,000। अब वैल्यूज आपसे पूछी हैं mm में, तो 40,000 इंटू लेंथ इज योर 1 मीटर, मीन्स कन्वर्टेड 1 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन ए इज योर 2, तो इसको एरिया को किस में करना है, mm में कन्वर्ट, मीन्स 10 टू द पावर 2 इंटू ई इज योर मेगा पास्कल में दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, मीन्स डेल्टा कितना निकलेगा यहाँ से, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से डेल्टा निकलेगा आपका 1 mm। क्लियर है। ये आपका इलोंगेशन डेवलप होगा या एक्सटेंशन डिफॉर्मेशन के फॉर्म में डेवलप होगा इस बॉडी में, जब मैं 40,000 न्यूटन अप्लाइड करूँगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है क्या है, अ माइल्ड स्टील रॉड of 20 mm diameter and 300 mm long is centrally enclosed inside a copper tube of same length and having external diameter 30 mm and internal diameter 25 mm. The ends are braced together. The composite bar is subjected to an external tensile force of 40 kilonewton. Then the extension of composite bar in mm is equal to, mm में आपको बताना है और composite bar है, तो कौन सा हो सकता है आपका ऑप्शन, चेक करते हैं। स्टील और कॉपर से कनेक्टेड है, स्टील एंड कॉपर का कंपोजिट मटेरियल है। क्या दिया है आपको, माइल्ड स्टील रोड है जिसका 20 mm डायमीटर है और 300 mm लॉन्ग है। सेम लेंथ का आपका कॉपर का रोड है, जिसको मैंने ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर आपकी स्टील रोड कनेक्टेड है। ये आपकी कौन सी हुई, कॉपर, जिसका क्या है इंटरनल डायमीटर गिवन है आपको, ये कॉपर हो गया। इसके अंदर आपने क्या बोल दिया है कि एनक्लोज्ड है आपका स्टील रोड, और स्टील रोड है आपकी दैट्स योर स्टील रोड। क्लियर। और ये है आपका कॉपर। इसको ब्रेज कर दिया है, ब्रेज मतलब इसको रिजिडली फिक्स कर दिया है, तो फिक्स कर दिया आपने। और क्या है, इसका जो डायामीटर दिया है एक्सटर्नल डायामीटर कितना दिया है स्टील रोड का, कॉपर रोड का दिया है आपको 30 mm एंड 25 mm, 30 mm एंड दैट्स योर 25 mm। स्टील रोड का गिवन है आपको, स्टील रोड
20 mm, स्टील रोड का डाया दिया है आपको 20 mm। और क्या गिवन है, अगर मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया है कितना 40 किलो न्यूटन का, देन एक्सटेंशन ऑफ कंपोजिट बार इन mm। तो हमें पता है कि अगर आपका कंपोजिट बार होता है तो उसमें क्या होता है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, मतलब डेल्टा स्टील इज इक्वल टू डेल्टा कॉपर। डिफॉर्मेशन सेम होता है और किसके इक्वल होगा, ओवरऑल डिफॉर्मेशन। तो ओवरऑल डिफॉर्मेशन किसके इक्वल होगा फिर, PL अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2। क्लियर है। तो अब मैं सॉल्व कर सकता हूं, 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कर दिया। और लेंथ कितना है आपके पास, लेंथ गिवन है हमें 300 mm, तो सभी वैल्यूज में mm में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 300 mm। एरिया कितना है आपके पास, तो इसका एरिया निकालना है। A1 कंसिडर कर लेता हूं मैं कॉपर को, तो एरिया कैसे निकालूंगा मैं, π/4 d²। अब d कौन सा है, होलो सेक्शन है, तो होलो सेक्शन का कैसे निकालूंगा मैं, 30² माइनस 25² इंटू ई। कॉपर का ई कितना दिया है आपको, 100 गीगा पास्कल दिया है, तो मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया। प्लस जो टर्म्स होगी आपके पास A2 कितना है, π/4 20²। क्लियर है, स्टील का π/4 20² इंटू स्टील का कितना 200 गीगा पास्कल, मीन्स वही आपका 2 इंटू 10⁵ या 200 इंटू 10⁻³ टर्म्स। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देन आपको ओवरऑल डेल्टा कितना मिलेगा वो आप बता सकते हैं। तो इसका आपका ओवरऑल डेल्टा की वैल्यूज निकल कर आएगी 0.142 mm। 0.142 mm is deformation or extension of the composite section. Then next question, a 600 mm long and 50 mm diameter rod of steel जिसका ई दिया है आपको 200 गीगा पास्कल, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन गिवन है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, इज अटैच्ड at the ends to unyielding supports. When the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस there is no stress in the rod। मतलब उसमें क्या हो रहा है कि when टेम्परेचर उसका मैं 30 डिग्री कर देता हूं तो उसमें कोई सा भी डिफॉर्मेशन या टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते हैं। आफ्टर द टेम्परेचर ऑफ रोड ड्रॉप्स टू -20 डिग्री सेल्सियस, बट अगर मैं क्या कर देता हूं कि उस टेम्परेचर को -20 डिग्री सेल्सियस पर ले आता हूं, द एक्सियल स्ट्रेस इन रोड विल बी। तो तब उसमें एक्सियल या थर्मल स्ट्रेसेस कितना डेवलप होगा ये आप मुझे बता दीजिए। आपसे क्या पूछना है कि थर्मल स्ट्रेसेस कितने डेवलप होंगे ये आप बता दीजिए, तो बता देते हैं। तो थर्मल स्ट्रेसेस होते क्या हैं आप बता सकते हैं। थर्मल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। अल्फा is your coefficient of thermal expansion, delta change in temperature and E is your modulus of elasticity। बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, डेल्टा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब पहले कितना था और अब कितना बचा है। बताइए कितना है आंसर इसका, इजीली है, कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा इज योर कितना दिया है 12 इंटू 10⁻⁻6 स्टील का है, ओके 12 इंटू 10⁻⁻6। डेल्टा सी मीन्स डेल्टा टी 30 डिग्री माइनस चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री माइनस कितना हुआ है -20 पर पहुंच गया है, दैट्स क्लियर। एंड ई इज योर कितना है आपका 200 गीगा पास्कल मीन्स 10⁻3। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना आएगा आपके पास 120 मेगा पास्कल। ओके, अब गाइज आपको ध्यान देने वाली बात है कि ऑप्शन में आप अगर देखेंगे तो 120 मेगा पास्कल ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में दिख रहा है। टेंसाइल लिखा है एक जगह और एक जगह कंप्रेसिव लिखा है। अब आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो गाइज आपको पता है कि जब भी बॉडी आपकी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, किसके कारण,
थर्मल के कारण या टेम्परेचर चेंजेस के कारण टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो बॉडी क्या होने की कोशिश कर रही है, वो सिकुड़ने की कोशिश कर रही है, श्रिंक होने की कोशिश कर रही है। अब जब बॉडी श्रिंक होने की कोशिश करेगा तो इसका जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी, वो क्या करेगी, उसको सिकुड़ने नहीं देगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देगी, तो उसको क्या करेगी, बाहर एक्सपांड करने की कोशिश करेगी। एक्सपांड करने की कोशिश करेगी मीन्स ये मटेरियल क्या होगा, फिर टेंशन में आएगा। किसके कारण, डेल्टा अगर डिक्रीज होगा तो। व्हेन डेल्टा डिक्रीज मतलब आपका चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव है या फिर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसमें क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो इसका आंसर होगा वही जहां पर टेंसाइल लिखा होगा। दैट्स क्लियर। ये थोड़ा सा क्योंकि कभी कभी फार्मूला तो पता होता है हमें, तो फार्मूले से हम वैल्यू तो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, बट हमेशा ऑप्शन में आपके दो एक जैसी वैल्यू रहेगी, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव। तो हम इजीली बता सकते हैं अगर आपका टेम्परेचर चेंज होगा मतलब डिक्रीज होगा तो देन टेंसाइल, और इंक्रीज होगा तो कंप्रेसिव डेवलप होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार सब्जेक्टेड टू अ यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस P, द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट थीटा टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार वुड बी। तो कितना हो सकता है उस क्रॉस सेक्शन पर आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो बताइए। ऑप्शन है आपके पास P sin 2 थीटा बाई 2, P sin 2 थीटा, P cos 2 थीटा बाई 2 एंड देन P cos थीटा, P cos 2 थीटा। एक क्रॉस सेक्शन है जो सब्जेक्टेड है क्या आपके यूनिएक्सियल स्ट्रेस पर, मतलब एक ही एक्सिस, यूनिएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस में उसमें स्ट्रेसेस लग रहे हैं। अगर बाई एक्सियल होता है मतलब दो एक्सिस में लग रहे हैं। तो आपने मान लिया कि एक एक्स एक्सिस में आप में सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है, पी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, सॉरी पी लिखा है उसने तो पी लिख देंगे हम, ठीक है। फिर क्या बोल दिया है उन्होंने, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितना दिया है उसने, पी के इक्वल, यही पढ़ा है हमने, पी, ओके। देन क्या बोला है कि द क्रॉस सेक्शन, ओके, द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट थीटा, तो उसके थीटा पर इंक्लाइंड प्लेन है जो, उस पर आप स्ट्रेसेस बता दीजिए, ये पूछ रहे हैं आपसे। ये थीटा है इंक्लाइंड प्लेन, तो ये आपकी एक्स डैश डायरेक्शन, ये अगर आपका एक्स डायरेक्शन है तो ये एक्स डैश डायरेक्शन, तो इस प्लेन में जो आपके स्ट्रेसेस होंगे कौन से, टाउ एक्स डैश वाई डैश, वो आपसे पूछा है उन्होंने कि इसकी वैल्यूज कितनी होगी, ये आप हमें कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा है, कितना होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। अब यहाँ पर शियर स्ट्रेस तो कोई दिया नहीं है, इस प्लेन में जो होता है वो होता है आपका शियर स्ट्रेस, तो उसकी वैल्यू 0 है, तो ये टर्म्स आपका क्या गिवन नहीं है, मतलब 0 है। क्लियर है, तो ये टर्म्स तो 0 हो गई। सिग्मा वाई भी नहीं दिया है क्योंकि क्या है, यूनिएक्सियल है, तो वैल्यूज क्या दिया है आपको, सिग्मा एक्स की वैल्यू p के बराबर है, तो p बाई 2 साइन 2 थीटा। क्लियर है, बाकी तो कुछ वैल्यूज नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका सामने ही दिख रहा है, p बाई 2 साइन 2 थीटा इज योर आंसर, दैट्स योर ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हैज नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज, जहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर हो रहे होंगे वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या होंगे, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो और नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसके लिए हम मोहर सर्कल देखते हैं, जैसे किसी भी मटेरियल के लिए स्ट्रेस बॉडी के लिए हमने क्या बनाया, मोहर सर्कल। तो मोहर सर्कल क्या होता है, जे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है सिग्मा और दैट एक्सिस रिप्रेजेंटेड एज शियर स्ट्रेसेस। ये होता है सेंटर पॉइंट, और मोहर सर्कल की वर्टिकल रेडियस रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब उसने बोला है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड दैट पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट होता है, और मोहर सर्कल का सेंटर पॉइंट कितना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। क्लियर, एंड दैट पॉइंट इज योर सिग्मा मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रिप्रेजेंटेड। यहाँ पर थोड़ा सा तो क्लियर हो ही गया होगा कि जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर हो रहा होगा
तब आपका ना ही मैक्सिमम या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस अकर होगा और ना ही मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अकर होगा। फिर जीरो होगा क्या, तो जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए आप यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज आपकी अकर कर रही है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। तो फिर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, मतलब इन दोनों के बीच की कुछ वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम और मिनिमम की, बट कुछ ना कुछ तो होगा, ना जीरो होगा, ना मिनिमम होगा, ना मैक्सिमम होगा। क्लियर है, तो आंसर होगा आपका नन ऑफ दी अबव। अ 2 डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट रोटेट्स like a rigid body at a point within the element, the pressure is 1 unit, मतलब उसके चारों तरफ कितना प्रेशर लग रहा है, 1 यूनिट का। रेडियस ऑफ मोहर सर्कल्स, तब रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या होगा, एंड कैरेक्टराइजिंग द स्टेट एट दैट पॉइंट, क्या कैरेक्टराइज करेगा उसको, किस पॉइंट पर मतलब मोहर सर्कल की रेडियस होगी। ओके, 2 डायमेंशनल फ्लूइड बॉडी है या फ्लूइड एलिमेंट है, और वो किसके जैसा रोटेट कर रहा है, किसके जैसा बिहेव कर रहा है, रिजिड बॉडी जैसा। जैसे आपके पानी की कोई बोतल है, पानी की कोई कैन है जिसके अंदर आपने फ्लूइड भर रखा है और स्टेट लेवल पर है, स्टैटिक कंडीशन में, तो पूरी बॉडी पर कैसा बिहेव कर रहा होगा, एज अ रिजिड बॉडी जैसा, मतलब चारों तरफ एक जैसे प्रेशर रहे होंगे। तो उसने बोल दिया है कि चारों तरफ आपके एक जैसे प्रेशर से हैं, और वो प्रेशर कितना है, P, मतलब चारों तरफ से आपके पास एक जैसा प्रेशर या स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है। क्लियर, इसी को मैं पढ़ता हूं हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। क्या पढ़ते हैं आप, फ्लूइड में इसको हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन पढ़ते हैं, और सॉलिड में अगर चारों तरफ प्रेशर एक जैसा हो, जैसे आपकी जो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग क्या है, स्टैटिक सिचुएशन में, ना वो अप हो रही है, ना डाउन हो रही है, ना अप फॉरवर्ड हो रही है, ना बैकवर्ड हो रही है, जहां पर स्टेबल है वहीं पर है, तो उस सिचुएशंस को आप पढ़ते हैं स्फेरिकल स्ट्रेस कंडीशन। तो ये दोनों सिचुएशंस एक जैसी होती हैं, बस फ्लूइड में इसको हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन पढ़ते हैं और सॉलिड में इसको स्फेरिकल स्ट्रेस सिचुएशंस पढ़ते हैं। तब आपका मोहर सर्कल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, तो आप बता देते हैं, कैसे बताएंगे। अगर आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, टाउ मैक्सिमम ही आपको रेडियस देगा। तो रेडियस कितना होगा, सिग्मा रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। गाइस जब चारों तरफ से प्रेशर सेम हो तो शियर स्ट्रेसेस क्या होंगे, 0 डेवलप होंगे, तो शियर स्ट्रेसेस 0। फिर आपको बोल दिया है कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो अगर मैं P माइनस P बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 0, तो मीन्स यही क्या है, आपकी रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। तो रेडियस कितना निकल कर आया, 0 रेडियस किसकी होती है, एक पॉइंट की। तो मतलब एक पॉइंट आकर होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, मोहर सर्कल की 0 रेडियस होगी। क्लियर है, तो आंसर होगा आपका 0 यूनिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एक्सियल थ्रस्ट इन मेंबर AC CD एंड DE इन किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली, जो आपको फिगर दिख रहा है, डायग्राम तो दिख ही रहा है आपको, तो उस डायग्राम में आपको बताना है कि बताइए कि उसमें CD DE और कौन सा पॉइंट है, AC पर क्या स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे होंगे, कौन सा एक्सियल थ्रस्ट बताना है। डायग्राम क्या है, जैसे कुछ यही है। ओके, इस पॉइंट को A नाम दिया उन्होंने, दैट्स योर C, D एंड दैट्स योर E, और इस पॉइंट को उन्होंने कोई सा B नाम दे दिया। और यहाँ पर आपका कितना लोड लग रहा है, कितना है, 20 किलो न्यूटन। क्लियर, तो 20 किलो न्यूटन लोड। इन दोनों के बीच की जो गैप दिया है वो दिया है आपको 2 मीटर। दैट्स क्लियर। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो आपसे पूछा है उसने CD पर कितने स्ट्रेसेस आ रहे हैं, एक्सियल है या एक वर्टिकल है कॉलम टाइप, ये आपका फिर हॉरिजॉन्टल है DE, देन AC। इन दोनों तीनों में क्या आ रहा है। अब अगर इसका बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम देखें, किसका, ED का, तो क्या होगा, ED का मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखूं, इस लोडिंग के कारण, कौन सी, 20 किलो न्यूटन के कारण अगर मैं यहाँ पर मूवमेंट देखूं तो मूवमेंट कितना डेवलप होगा, 20 इंटू 2, अगर ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 20 इंटू 2, एंड अगेन आपका एक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड की तरफ, जो इसको अपर बैलेंस कर रहा है अपवर्ड की तरफ। अगर इसको कट करके देखा आपने तो यहाँ पर ये रिलेशंस मिल रहा है आपको। अब अगर इसका ऊपर से आप पॉइंट लेकर आए, ऊपर कौन सा कॉलम है आपके पास, दैट्स योर C पॉइंट,
नॉट सी पॉइंट, ये तो डी ही पॉइंट है आपके पास, ये है सी और ये डी पॉइंट हो। क्लियर है? यहाँ पर मैंने कट कर दिया इसको यहाँ से, तो यहाँ पर भी आपके कितने स्ट्रेसेस डेवलप होंगे आपकी एक्सिस पर, ये 20 किलो न्यूटन ही होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगी बॉडी। एंड देन ये हटा सकते हैं आप, और यहाँ पर है आपके पास ए पॉइंट। क्लियर है? तो इस सी पॉइंट पर अगर आप बात करें तो कितने आ रहे हैं, 20 किलो न्यूटन। डीई पर कोई स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हो रहे, एसी पर कोई से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे क्या? इस 20 के कारण आपका क्या होगा, यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शंस आएगी, बस एक वर्टिकल रिएक्शन ही आएगी यहाँ पर, बट हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस थोड़ी ना आएगी इसके कारण। क्लियर है? तो ना तो आपका एसी पर होगा, मीन्स एसी पर 0, सीडी पर कितना हो रहा है, सीडी पर सामने दिख रहा है 20 किलो न्यूटन, तो सीडी पर 20 किलो न्यूटन। एंड डीई या ईडी कितना हो रहा है, डीई पर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस डेवलप ही नहीं होगा, मीन्स 0। तो ऑप्शन नंबर 0, 20, 0, क्योंकि रिस्पेक्टिवली पूछा है तो किसके रिलेशन में आएगा, 0, 20, 0, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। दैट्स क्लियर? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, पूरे कंसेप्चुअल है, और ये तो आप ओरली कर सकते हैं। क्लियर है? ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर सेक्शन टू सर्कुलर सेक्शन इफ साइड ऑफ स्क्वायर सेक्शन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर सेक्शन टू किसके, सर्कुलर सेक्शंस के। क्लियर है? मान लीजिए कि इसकी साइड्स कितनी है स्क्वायर सेक्शंस की, ए, तो इसने बोला है कि इसका जो रेडियस है सर्कल का, वो सर्कल का रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं डायामीटर बोला है ना, सर्कुलर सेक्शन इफ साइड ऑफ स्क्वायर सेक्शन इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन, तो डायामीटर के बराबर है ए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका a⁴ 12, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, π/64 डी स्क्वायर, और यहाँ पर डी कितना है 4, d⁴ π/64 d⁴, तो डी कहाँ है यहाँ पर 64 है, सॉरी डी है आपका यहाँ पर ए है, तब इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं, a⁴/12 अपॉन π/64 a⁴, इन दोनों का जो रेशो निकल कर आता है, वो रेशो कितना निकल कर आया आपका, तो रेशो निकल कर आया है आपके पास 16/3π, 16/3 टाइम्स ऑफ पाई। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कौन सा है आपका, 16/3π। दैट्स क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सर्कुलर प्लेट ऑफ डायामीटर 6 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर प्लेट है जिसका डायामीटर क्या है 6 सेंटीमीटर का है, उसमें से आपने उसके रेडियस के बराबर एक छोटा सर्कल काट दिया, मतलब उसके रेडियस के बराबर एक दूसरा सर्कल उसमें से कट कर दिया। फ्रॉम अ सर्कुलर प्लेट ऑफ डायामीटर 6 सेंटीमीटर इज कट आउट अ सर्कल whose diameter is equal to the radius of plate. The CG of remainder portion from the center of circular plate is at a distance of, कितना होगा ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा कंसेप्चुअल है। ये मान लीजिए आपने एक सर्कुलर प्लेट है जिसका डायामीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से आपने क्या कर दिया, एक सर्कुलर छोटा सा सर्कल कट कर दिया है, एक होल बना दिया है जिसका डायामीटर कितना है गाइस, जिसका डायामीटर इसकी रेडियस के बराबर है। इसकी रेडियस कितनी होगी अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो उसने बोल दिया है कि अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है यह है रिमेनिंग पोर्शन, तो इस रिमेनिंग पोर्शंस का सीजी कितना होगा, कहाँ से, जो आपका कहाँ से पूछा है उसने कि द सीजी ऑफ रिमाइंडर पोर्शन द सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लेट, जो सर्कुलर प्लेट का ये सेंटर है, तो इस सर्कुलर प्लेट के सेंटर से अब इसका सेंटर इसी साइड एग्जिस्ट करेगा, ये तो इतना तो पता ही होगा आपको, क्योंकि जिस साइड आपके बॉडी का एरिया ये तो पूरा खोखला हो चुका है, होलो सेक्शन है, तो जितना भी होगा इसी सेक्शंस के बीच में कहीं पर लाई करेगा। तो मान लीजिए कि वो सेक्शंस यहाँ पर है और जिसके बीच का गैप कितना है, ये कोई सा x मान लिया आपने। क्लियर है? तो ये x डिस्टेंस पर है।
अब बस हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ले लेते हैं किसी एरिया के, देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अच्छा आप क्या कर लेंगे, एरिया इंटू मोमेंट सीजी पॉइंट कर देंगे कंसिडर। तो एरिया टोटल पॉइंट इंटू एक्स बार इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2, A1 x1 बार A2 x2 बार। क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए टोटल एरिया कितना है π/4 d स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर इंटू एक्स बार कितना होगा 6/2, 6/2 मतलब 3 इक्वल टू A1। अब मान लीजिए A1 मैंने कंसिडर कर लिया है इस छोटे सर्कल को, π/4 d स्क्वायर कितना है इसका 3, इसका सर्कल कितना, सेंटर पॉइंट कितना होगा, ये x1 बार क्या बता रहा है, सीजी पॉइंट कितना होगा 3/2 प्लस A2। अब A2 मैंने किसको कंसिडर किया है, होलो सेक्शंस को। तो होलो सेक्शंस का एरिया कितना होगा गाइस, तो π/4 इंटू कितना बचा है 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर में से इतना ही बचा है, और इसका जो सीजी पॉइंट होगा वो मैंने कंसिडर कर लिया है x2 बार। x2 बार मतलब इस पॉइंट से यह डिस्टेंस, यह जो डिस्टेंस है आपने इस पॉइंट से ले रहे हैं सभी डिस्टेंस, तो यह है आपकी x2 बार। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, π/4 से तो आपको कुछ करना ही नहीं है, पूरा कैंसिल, कॉमन आउट होके कैंसिल हो जाएगा। देन आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद x2 बार की वैल्यू आएगी आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा गाइज, 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में भी पॉसिबल कि यह भी गिवन हो, जैसे यहाँ पर तो नहीं है, बट कभी कभी उसको टिपिकल बनाना हो तो हम जल्दी में रहते हैं, तो जल्दी में गलती नहीं करना है। तो x2 बार दिखा 3.5 सेंटीमीटर पर क्लिक कर दिया, बट उसने बोला है कि सेंटर ऑफ प्लेट के सेंटर से कितना दूर रहेगा। तो गाइस प्लेट का सेंटर आपका 3 सेंटीमीटर पर है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो आंसर इज योर 0.5 सेंटीमीटर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओके। देन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a surface about an axis through its centroid is 4200 mm square, mm to the power 4. If the area of the surface is 100 meter square, what will be the moment of inertia about a parallel axis 6 mm distance from the centroid? उसने बोल दिया है कि कोई सा लेमिना है, अब उसने सरफेस नहीं बताई है, इसलिए कोई सा भी आपने इरेगुलर बॉडी कंसिडर कर लिया। इस इरेगुलर बॉडी में क्या बोल दिया है कि उसका सीजी से जो है सीजी पॉइंट, उसके सीजी से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना दिया है आपको, कितना दिया है उसने 4200 mm to the power 4। तो उसने बोल दिया है आपको कि व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस 6 mm डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइड। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए कि अदर पैरेलल एक्सिस के अबाउट, कहां पर 6 mm अगर उसके सीजी से क्या हो जाए वो दूर हो, तो इस एक्सिस पर बताइएगा। तो पैरेलल कितना होता है, किससे निकालेंगे हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। क्या निकालेंगे आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई पैरेलल। तो कितना होता है आई अबाउट सीजी प्लस एरिया इंटू एक्स बार स्क्वायर या वाई बार स्क्वायर। यहाँ पर वाई है तो वाई स्क्वायर कर देंगे, मतलब वाई मतलब पैरेलल एक्सिस कितनी दूर है न्यूट्रल एक्सिस या सेंटर ऑफ सीजी से। तो आई तो आपको दिया है 4200 प्लस एरिया कितना दिया है 100 इंटू वाई कितना दिया है 6 mm ही है, ओके 100 इंटू 6, ओके। एरिया दिया है आपको 100 mm स्क्वायर एंड वाई दिया है आपको 6 mm स्क्वायर। तो यहाँ से अब मैं कैलकुलेट करूँगा तो आई पैरेलल तो आप बता ही सकते हैं कितना निकलेगा आपका आंसर 7800 mm टू दी पावर 4। क्लियर है, तो ये होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्वेचर ऑफ अ बीम इज इक्वल टू, बीम का कर्वेचर किसके बराबर होता है ये बताइए आप। तो बीम मतलब फ्लेक्सुरल होगा, और फ्लेक्सुरल स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या पढ़ा है फ्लेक्सुरल इक्वेशन, और फ्लेक्सुरल इक्वेशन को ही मैं क्या पढ़ता हूं बेंडिंग इक्वेशंस। तो फ्लेक्सुरल इक्वेशंस या फ्लेक्सुरल फार्मूला क्या होता है, फ्लेक्सुरल
फार्मूला क्या होता है, एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। जो 1 अपॉन आर होता है ना, यही आपको बॉडी का कर्व देता है। 1 अपॉन आर इज योर कर्वेचर। अब तो निकाल सकते हो आप, 1 अपॉन आर क्या देता है आपको, कर्वेचर। तो कर्वेचर कितना होगा फिर, एम अपॉन ई आई। तो आंसर देख सकते हैं आप कौन सा सही हो रहा है। आंसर आपका कौन सा सही हो रहा है ये आप इजीली बता सकते हैं। और कौन सा आंसर हो रहा है, एम अपॉन ई आई, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट गिवन है आपको दो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन दोनों में से, क्या है स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है आपको कि अ स्क्वायर सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल इन बेंडिंग देन द सर्कुलर सेक्शन ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम हो तो स्क्वायर सेक्शन मोर इकोनॉमिकल होता है कि आपके सर्कुलर सेक्शन से। तो ये कहाँ से देखूंगा मैं, इसी इक्वेशन से अभी आपने जो पढ़ा है। एम अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस अपॉन वाई। अभी वाई पर ही डिपेंड करेगा, वाई और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही क्या डिपेंड करेगा कि जिसका जितना कम होगा, जिसका जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उतना ज़्यादा वो वीक होगा या उतना कम इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा लोड बियर करवाने के लिए ज़्यादा क्रॉस सेक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है, क्योंकि उसमें क्या होगी, अगर कम हुआ तो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा डेवलप होगा उसमें से। क्लियर है। तो यहाँ पर आप अगर देखें, बेंडिंग स्ट्रेसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो गाइस जिसका ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें उतने कम स्ट्रेसेस डेवलप होंगे या उसमें उतने कम बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, तो उतना सेफ रहेगा। तो अब अगर मैं बात करूं किसकी, उसने बोल दिया है क्या स्क्वायर सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल इन बेंडिंग देन सर्कुलर सेक्शन ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इक्वल टू एरिया स्क्वायर का सेक्शन कितना होता है, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल। अगर एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो कितना होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और अगर स्क्वायर की बात करूं तो कितना होगा, दैट ए स्क्वायर। दोनों बराबर बोला है तो यहां से आप डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी की वैल्यू कितना निकलेगा, 2a अपॉन रूट पाई। क्लियर, 2a अपॉन रूट पाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इनका रिलेशंस देखना चाहें तो क्या देखेंगे आप, रिलेशंस आई अगर मैं सर्कल का निकालूं और एक आई में किसका निकालूं, स्क्वायर का। आई सर्कल का कितना होता है, पाई बाय 64 डी स्क्वायर डी टू दी पावर 4। तो डी टू दी पावर 4 मीन्स 2a अपॉन रूट पाई टू दी पावर 4। क्लियर है। और यहाँ पर अगर मैं किसकी बात करूँ, सर्कल स्क्वायर की, सॉरी पहले इसको ही हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पाई टू दी पावर 4। तो पाई अपॉन 64 इंटू 16a टू दी पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर। क्लियर है। तो और थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो a टू दी पावर 4 अपॉन 16 तो कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स ऑफ पाई। क्लियर, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया आपका, 4 पाई। अब अगर मैं इसकी बात करूं स्क्वायर की, कितना होता है, a टू दी पावर 4 अपॉन 12। तो 12 मतलब 12। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों का रिलेशन देखें, a टू दी पावर 12, इन दोनों में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो a को पावर 4 से दोनों बराबर है। ये 1 अपॉन 12 है और ये कितना है, 1/4 टाइम्स ऑफ पाई। पाई की वैल्यू होती है आपकी कितनी, 3.14 समथिंग। तो कितना होगा, 12.77 या समथिंग ही होगा। ठीक है, जितना भी होगा आपका 12 से ज़्यादा ही होना है। तो 12 से अगर ज़्यादा होगा ये वैल्यू, कितना होगा, हाँ तो 12 पॉइंट समथिंग, कितना भी 0.5 है पर ज़्यादा ही है। हाँ 12.5 ज़्यादा ही है। तो अगर इससे मैंने डिवाइड किया तो जो भी आई निकल कर आएगा, ये अपॉन में है वैल्यूज़, 1 अपॉन में, तो जो वैल्यूज़ आएगी आपकी, जैसे 12.6 लिख दिया, 12.56। तो 12.56 और 12, अगर 12.56 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कम आएगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। मतलब ओवरऑल क्या रिजल्ट निकल कर आया है आपका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल लेस देन होता है आपका स्क्वायर सेक्शन से। तो फिर क्या होगा, इसके कारण फिर सर्कल के कारण ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा क्रॉस सेक्शन या ज़्यादा
कॉस्ट लगेगी, इसलिए आपने बोल दिया है कि स्क्वायर सेक्शन आपका ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड, मॉडुलस ऑफ द स्क्वायर सेक्शन इज लेस देन दैट ऑफ सर्कुलर सेक्शन। तो यहाँ पर भी वही बात हो गई, अगर आपका जो कौन सा सेक्शन मॉडुलस की बात करूं तो सेक्शन मॉडुलस कितना होता है I अपॉन वाई से, तो I अपॉन वाई। तो क्या लिखा है आपने कि सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर सेक्शन इज लेस देन दैट ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, नहीं उल्टा होगा। I की वैल्यू देख लीजिए आप, यहां पर ये Z होता है, तो अब जब मैं बात करूंगा I, तो I की वैल्यू सर्कल के लिए कम है और इसके लिए स्क्वायर के लिए क्या है, मोर है, तो फिर आपका Z जो है स्क्वायर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सर्कल। क्लियर है? तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ और फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्मूथ wooden battens are placed one above the other and are subjected to bending moment M as shown in the figure, then bending stress distribution is given। तो जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से उस स्ट्रक्चर के लिए जो आपको यहां पर गिवन है, लकड़ी के 3 टुकड़ों को आपने क्या कर दिया है, एक दूसरे के ऊपर रख कर उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट M अप्लाई किया है। देन आपका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ये आपसे पूछकर बताया गया। अब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं ये, क्लियर है? आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पर ये एडेसिव नेचर से या एडेसिव से चिपके हुए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर इस टाइम पर ये तीनों अलग अलग बिहेव करेंगे। और बेंडिंग में क्या होता है कि जब आपका बॉडी पर बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं तो किस नेचर से होते हैं, अगर इस नेचर में आपका बेंडिंग है तो होगिंग टाइप का, होगिंग एंड सेगिंग डेवलप होगा। तो यहाँ पर अपर साइड आपका कंप्रेशन एंड बॉटम साइड टेंशन डेवलप होगा। क्लियर? तो इंडिविजुअल अगर मैं इनकी बात करूँ तो कैसे डेवलप होंगे, अपर साइड आपका टेंशन, सॉरी अपर साइड कंप्रेशन, तो कंप्रेशन डेवलप हुआ एंड देन टेंशन। देन फिर इंडिविजुअल बिहेवियर, जैसे 1 बीम 2 एंड 3, तो 2 का भी फिर इंडिविजुअल होगा, तो देख लेते हैं 2 का, तो ये इंडिविजुअल बिहेव किया इसने। एंड जो नेक्स्ट है आपका थर्ड, वो भी आपका इंडिविजुअली बिहेव करेगा, अपर साइड कंप्रेशन एंड लोअर साइड टेंशन। तो दैट टाइप का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसी को मैं पढ़ता हूँ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा होगा, लीनियर वेरिएशन होगा। क्लियर है? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लें तो आप क्या बताओगे, पैराबोलिक होता है, और बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, shear stress, maximum shear stress developed in a beam, maximum shear stress developed in a beam of rectangular section to that of average shear stress। उसने बोल दिया है कि आपका जो मैक्सिमम shear stress डेवलप होता है किसमें, रेक्टेंगुलर सेक्शंस में, वो एवरेज shear stress का कितना टाइम्स होता है, एवरेज शेयर स्ट्रेस का कितना टाइम्स होता है, एन की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो कैसे बताएंगे, तो टाउ एवरेज की अगर बात करें तो टाउ एवरेज तो होता है आपका शेयर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कितना होगा टाउ वी अपॉन बी डी। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका या बी सेक्शन है या डी सेक्शन है, तो यहाँ पर आपका अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस की बात करें हम तो कितना होता है इस सेक्शंस में, इस सिचुएशंस को आपने मान लिया है वाई, और वाई कितना होगा आपका d/4 पर। इस पॉइंट पर आपको निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस रेक्टेंगुलर के केस में कितने निकलते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस निकालने के लिए आपके पास क्या है फार्मूला, शियर फोर्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू d² माइनस d²/4 y², d²/4 माइनस y²। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं v/2 टाइम्स ऑफ bd³/12 कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया bd³/12 d²/4। अब मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू आपकी कितनी होगी d/4 के बराबर, या सेंटर पर, किसके, अपर सेक्शंस के सेंटर पर या लोअर सेक्शंस के सेंटर पर। तो कितना होगा ये d⁻d/4 होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, तो सॉल्व करिए आप। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, v अपॉन
v अपॉन 3 टाइम्स ऑफ v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ bd, इतना निकल कर आएगा। अब पता है v अपॉन bd कितना होता है, टाउ एवरेज, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, मतलब n की वैल्यू कितनी हुई 3/2। 3/2 मीन्स यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 3/2, ओके हाँ 3/2, या फिर नहीं होता तो 1.5। तो आंसर नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, 3/2। सिंपल है। देन नेक्स्ट, इसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या है क्वेश्चंस, which one of the following diagrams shows correctly the distribution of transverse shear stress across the depth h of a rectangular beam subjected to varying bending moment along its length। अगर आपका क्रॉस सेक्शन यही एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इसके अलोंग आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा या कैसा होगा। सामने दिख रहा है आपको स्क्वायर, अगर इक्वेशन में आ जाता है अलजेब्रा की इक्वेशन किसी, तो आपका क्या हो जाता है वो, अगर लीनियर होता है तो लीनियर का भी इसकी पावर अगर 1 होती है, 2 आ गई मतलब वो क्या होगा पैराबोलिक नेचर का, तो 2 मीन्स इसका नेचर कैसा होगा पैराबोलिक नेचर का, और मैक्सिमम होगा इसकी न्यूट्रल एक्सिस पर, टाउ मैक्सिमम कितना होता है 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। अभी देखा है आपने किस नेचर का होगा, पैराबोलिक नेचर का। आंसर नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम हैज अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, कौन सा है बीम आपका, ट्रायंगुलर सेक्शन, हैविंग बेस 40 mm एंड एल्टीट्यूड 60 mm, उसका बेस कितना है 40 mm, ये ट्रायंगुलर सेक्शन है जिसका बेस आपके पास है 40 mm, एल्टीट्यूड मीन्स इसकी हाइट गिवन है आपके पास कितना 60 mm, 60 mm, और क्या गिवन है आपके पास, इफ दिस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स ऑफ 36,000 न्यूटन, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन वुड बी, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका कितना होगा, तो टाउ एवरेज निकालेंगे, और टाउ एवरेज आपका वही होगा v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी एच, शियर फोर्स अपॉन हाफ ऑफ शियर फोर्स अपॉन बी एच। क्लियर है, सॉरी यहां पर एरिया आएगा ना, तो बी एच बाई 2 होगा, मतलब एरिया शियर फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया कितना होता है बी एच बाई 2, और मैक्सिमम पूछा है आपसे, मैक्सिमम कितना होता है 1 इक्वल टू, ये भी 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, किस केस में, ट्रेंगुलर केस में, तो ट्रेंगुलर में निकाल लेंगे अब हम, तो 1.5 इंटू कितना गिवन है आपके पास, वी शियर फोर्स 36,000 न्यूटन, 36,000 न्यूटन, बी कितना है 40, एच है आपके पास 60 अपॉन 2 मीन्स इंटू 2, तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करके निकालूंगा तो टाउ मैक्सिमम निकल कर आएगा मेरे पास 45 किलो न्यूटन, कितना निकल के आएगा, सॉरी 45 किलो न्यूटन पर, सॉरी न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस आपका मेगा पास्कल है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा, कितना आएगा 45। अब देखना इसका आंसर आएगा 30, तो एवरेज पूछता है आपसे, तो एवरेज बता देंगे आप 30 मेगा पास्कल, बट आपसे मैक्सिमम पूछा था तो मैक्सिमम होता है उसका 1.5, तो इस कारण ये क्या होगा फिर आपका 45। क्लियर है, तो ऑप्शन में आपको दोनों दिख रहे हैं, तो गलती नहीं करना है कि क्या रिलेशन है इनमें, तो ऑप्शन नंबर डी न होते हुए आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शंस के अबाउट होती है क्या, तो अगर ये क्रॉस सेक्शन है आपके पास, इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट होगा क्या, तो इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको तो मैं पढ़ता हूँ नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये तो होगा नहीं। देन क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, तो ये भी नहीं होता है। अबाउट द एक्सिस ऑफ मेंबर, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट करता है उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं पढ़ता हूँ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस होता है, मेन एक्सिस होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग होता है, या परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन एरिया
ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबाउट द एक्सिस ऑफ मेंबर दोस कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a long shaft of diameter d is subjected to twisting moment T at its end. The maximum normal stress acting in the cross section is equal to, तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना एक्टिंग होगा, नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग इन द क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, 0 होता है। हाँ, अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ लेता है आपसे, जैसे उसने बोल दिया है कि एक आपका शाफ्ट है जिस पर प्योरली आपका क्या लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट टॉर्क टी अप्लाई हो रहा है, तो इस पर आपसे पूछ लिया है उसने कितना नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो गाइज नॉर्मल स्ट्रेस तो 0 होता है, ये पता है मुझे, बट अगर शियर स्ट्रेस पूछ लेता आपसे तो वो आप बता देते। क्या होती है शियर टॉर्शन इक्वेशन? तो टॉर्शन इक्वेशंस होती हैं आपकी टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो टाउ क्या होता है, टाउ अगर मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्सिमम कहाँ निकलता है, इसकी सरफेस पर, सरफेस मतलब रेडियस पर। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे टी है अपॉन जे, हाँ आर कितना हो जाएगा d/2 और जे कितना होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब π/32 d⁴ मीन्स कितना हो जाएगा गाइस, ये आपके पास 2 मीन्स 16, तो 16 अबव 16 t अपॉन πd³ होता है। क्लियर है? तो अगर आपको जैसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बट आपसे नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है तो इन केस ऑफ प्योर टॉर्शन नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 इन प्योर टॉर्शन। हाँ, अगर इसमें वो बोल देता, क्या बोल देता है कि कुछ इस पर बेंडिंग भी जनरेट हो रही है, मतलब साथ में आपका एक बेंडिंग मूवमेंट अकर करवा देता वो, तो देन आपका थोड़ा सा इसमें बेंडिंग डेवलप हो जाती है, मतलब बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होगी और उसी को मैं नॉर्मल स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देता। बट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आपका प्योर टॉर्शन के केस में नॉर्मल स्ट्रेस 0 होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं, टू शाफ्ट ए एंड बी आर ट्रांसमिटिंग सेम पावर, दोनों ए और बी सेम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। शाफ्ट ए इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क ऑफ 10 किलो न्यूटन मीटर एंड 100 आरपीएम। उस टॉर्क जो पावर होती है, नॉर्मली पावर इक्वल टू क्या होता है टॉर्क के द्वारा, ट्विस्टिंग मोमेंट टी इंटू रोटेशन। तो शाफ्ट ए बात कर लेते हैं और शाफ्ट बी क्या दिया है कि जो ट्विस्टिंग मोमेंट है टी इंटू पाई और सॉरी ओमेगा, मतलब ओमेगा मतलब स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है 2πn/60, 2πn/60। तो उसने बोल दिया है कि पावर और जो आपका शाफ्ट है जो सब्जेक्टेड है टॉर्क उसके पास, इसका कितना है टॉर्क 10 और इसकी जो पावर है वो उसने दिया है कितना 100 आरपीएम, 10 इंटू 100 आरपीएम। दोनों सेम पावर डेवलप कर रहे हैं तो दोनों की पावर क्या हो गई सेम। तो शाफ्ट बी के बारे में क्या पूछा है उसने कि शाफ्ट बी सब्जेक्टेड टू 150 आरपीएम, देन द टॉर्क टू विच इट शुड बी डेवलप। तो शाफ्ट बी में टॉर्क कितना डेवलप हो रहा होगा, अगर उसकी स्पीड कितनी रही हो 150, तो इजीली आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितना रहेगा। तो टी या टॉर्क बी इक्वल टू कितना होगा 100/15, 100/15। तो 100/15 मतलब अप्रोक्स कितना आएगा ये 6.67 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है? तो आंसर नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट पूछा है आपसे, क्या दिया है, कुछ टर्म्स दिया है EI d⁴ y/dx⁴ क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये आपसे पूछा है। ये पूछा है EI d⁴ गिव्स क्या देगा आपको, ये पूछा है आपसे। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं dy की बात करूं तो dy देता है आपको डिफ्लेक्शन। क्लियर है? डिफ्लेक्शन। अब अगर आप
इस मोमेंट इक्वेशन से जाए, बेंडिंग इक्वेशन, एफ अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। यहाँ पर 1 अपॉन आर आपने पढ़ा है क्या होता है, कर्वेचर। एम अपॉन ई आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, और इसी 1 अपॉन आर को आप क्या बोलते हैं, कर्वेचर। तो अगर मैं इसको कैसा रिप्रेजेंट करूं, बेंडिंग इक्वेशन निकालना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, ई आई इंटू 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर को आप कुछ इस फॉर्म में भी लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी, सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस देती हैं आपको बेंडिंग इक्वेशंस। क्या देती हैं गाइस, बेंडिंग इक्वेशन। और क्या हो सकता है, अब दूसरा पूछा है आपसे कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप होता है आपका, अगर आप इस इक्वेशंस को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, ई आई डी वाई बाय डी एक्स, मीन्स ये देगा आपको स्लोप इक्वेशन। और क्या बचा है आपके पास, डिफ्लेक्शन तो बता ही दिया है कि डी वाई होता है डिफ्लेक्शंस, ई वाई आता है आपका स्लोप, बेंडिंग होता है आपका ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ई आई डी क्यूब। अगर इसको आप अगेन डिफरेंशिएट करें तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपको क्या देगा, ई आई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। और ये क्या देगा आपको, शियर फोर्स। क्या देगा, शियर इक्वेशन या शियर फोर्स इक्वेशन। तो ये हो गई आपकी शियर फोर्स की इक्वेशन। अगेन इसको आपने अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, डी टू दी पावर 4 अपॉन डी एक्स 4, और ये देता है आपको रेट ऑफ लोडिंग कंडीशन। तो ये इक्वेशंस किसकी हुई गाइस, फिर ऑप्शन नंबर डी, रेट ऑफ लोडिंग रिप्रेजेंटेड एज ई आई डी टू दी पावर 4 अपॉन डी एक्स 4। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक कैंटिलीवर बीम दिया है, the cantilever beam shown in the figure has load P acting at point A and B. Okay, the deflection at B is given. Okay, simple है आपका। तो deflection at A will be, तो deflection at B अगर डेल्टा हो तो क्या होता है, तो ये जाता हूं मैं कहां पर, मैक्सवेल्स थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम या बेटिस थ्योरम जिसको पढ़ता हूं मैं। तो देखते हैं क्या होती हैं। तो मैक्सवेल ने क्या पढ़ा था कि अगर आपके दो पॉइंट हैं, जैसे क्या कंसिडर किया है इन्होंने, इस पॉइंट को जैसे मैं अगर ए कंसिडर करूं, इसको बी कंसिडर करूं, यहां पर पॉइंट लोड अप्लाई किया आपने पी। सिमिलर अगर मैं ये बीम लिया, इसको ए कंसिडर, और यहां पर आपने अप्लाई किया पी फोर्स। अब क्या बोला है उसने, डिफ्लेक्शंस किसके कारण, पी फोर्स के कारण, डिफ्लेक्शन एट ए, डिफ्लेक्शन एट ए किसके कारण, फोर्स एट बी। और सिमिलरली अगर मैं डिफ्लेक्शन एट बी देखूं, जब मैं पॉइंट लोड अप्लाइड कर रहा हूं कहां पर, ए पर, तो ये तो आपको दिया है उसने कि अगर आपका बी पर से उसने लोड रिमूव कर दिया है और ए पर लोड है, तब डिफ्लेक्शंस कितना दिया है उसने, डेल्टा गिवन है। तो बताइए कि यहां पर डेल्टा ए कितना होगा यदि मैं ए से लोड रिमूव कर दूं और पी पर अप्लाई करूं, मतलब बी पर अप्लाई करूं पी सिर्फ। तो मैक्सवेल ने बोला है कि डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू लोड एट, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू लोड एट ए इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट ए ड्यू टू लोड एट बी। मतलब समझ में आया कि डिफ्लेक्शन जो आपका बी पर अकर हो रहा है ए पर लोडिंग के कारण, वही क्या होगा, डिफ्लेक्शन आपका ए पर अकर होगा जितना बी पर लोडिंग होगा। मीन्स डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा बी, मीन्स डेल्टा के इक्वल होगा। तो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। दैट्स क्लियर। इसी को हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल, मतलब एक दूसरे से रेसिप्रोकल हो रहे हैं। जब लोड मैंने यहां पर अप्लाई किया तो रिफ्लेक्शन यहां पर चेक कर रहा हूं, लोड मैंने बी पॉइंट पर अप्लाई किया है तो रिफ्लेक्शन में ए पॉइंट पर चेक कर रहा हूं। तो इसको बोलते हैं मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम या फिर बेटिस थ्योरम। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं सॉम के। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।